Hello and welcome to Shivjyoti Educational Group Kota. This is Barkha Gaur, your biology teacher. So children, today we are going to start chapter number 21, that is neural control and coordination. Children, this is very interesting chapter. As we are learning about the human physiology, so this is one of the important physiological function of the body which controls the all the parts of the body, and coordination is seen between the organs. Now before we begin the chapter, I suggest you to open the book, page number 315, and I would like to tell you the topics which are being deleted from this chapter. So let us see that we will be studying about neural system, human neural system in general, with the neural system का introduction देखेंगे हम, then humans में neural system, that is nervous system, neurons which is the structural and functional unit of nervous system, and central nervous system. Okay, so these three topics, four topics will be included, and reflex action is deleted, and sensory reception and their processing, that means eyes and ear, ये जो है ये part हमारा इस for this year it is being deleted. So let us begin with the introduction of the chapter. As I told you, coordination means सबका मिलकर अगर हम काम करते हैं ना, coordination एक general word है जिसमें हम कहते हैं कि the work is being done by the efficiency, by the सबकी कोशिश से मिलकर ये काम किया जाता है, कोई सा भी काम. तो हमारी बॉडी में भी सपोज हम होम्योस्टेसिस की बात करें, सपोज इन ह्यूमंस व्हेन वी से दैट होम्योस्टेसिस इज मेंटेन्ड, तो होम्योस्टेसिस क्या होता है? टू कीप द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी कांस्टेंट. वी सी दैट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, कभी टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है या और भी चीज़ें सराउंडिंग में हमारे चेंजेस होती रहती हैं, लेकिन हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इट रिमेन्स कांस्टेंट. तो पर्टिकुलरली बर्ड्स एंड मैमल्स में वी हैव द एबिलिटी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. तो हाउ दिस कैन बी accompanied, कैसे ये होमोस्टेसिस मेंटेन होता है? तो दिस इज ड्यू टू कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर. दैट मीन्स सब मिलकर इस तरह से वर्क करते हैं कि सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं. हम एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज व्हेन वी आर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम हमारी जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं दे नीड मोर एनर्जी. ठीक है, सबसे पहली बात क्या है? एनर्जी डिमांड ज़्यादा चाहिए फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए, बिकॉज हमारी मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है. तो मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए वी नीड मोर एनर्जी. नाउ मोर एनर्जी हमें कैसे मिलेगी? When oxidation will take place, तो oxidation के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो that means the supply of oxygen has to be increased. Now how the supply of oxygen will increase? When rate of respiration, जब हम breathing fast करेंगे, rate of respiration increase होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई फुलफिल होगी. Similarly along with the rate of respiration heart beat भी increase होती है, and this will increase the blood flow थ्रू द ब्लड वेसल्स. तो ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेकर सब जगह पहुंचेगा. ठीक है, तो ये तो कब हुआ? जब हमने फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट की. वी आर डूइंग द फिजिकल एक्सरसाइज, देन दीज चेंजेस आर गोइंग टू टेक प्लेस इन आवर बॉडी. बट व्हेन वी स्टॉप द फिजिकल एक्सरसाइज, जब फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हैं तो बॉडी के ये जो सारे पार्ट्स जिन्होंने इतना अपनी स्पीड को इंक्रीज किया था उसको नॉर्मल डाउन करना है. So the activities of the nerves, lungs, heart and kidney gradually return to their normal condition. ठीक है, तो ये रिवर्स में होगा. Thus the functions of muscles, lung, heart, blood and blood vessels, kidney and other organs are again, फिर से इनमें coordination होगा कि सबको हमें normal position पे लाना है. तो इन आवर बॉडी ये सारा काम करने के लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम्स हैं, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. तो ये मिलकर काम करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी. तो दे जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द ऑर्गन्स सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन. सिंक्रोनाइज्ड फैशन मीन्स एक दूसरे से मिलकर एक साथ कैसे किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करना. सो दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन के लिए हमने देखा we will need nervous system, that is neural system and endocrine system. So in this chapter particularly we are going to deal with the nervous system. Different organisms में कैसे nervous system developed है. ठीक है, we'll just have a small introduction about the different organisms कि how their nervous system is developed और कितना highly developed है या poorly developed है.
तो व्हेन वी टॉक अबाउट सर्टेन सिंपल एनिमल्स की हम जब बात करते हैं, सिंपल एनिमल्स में जैसे कि लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल इन हाइड्रा में बहुत ही सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम होगा. ओनली दे कंपोज्ड अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ओनली सम न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट विच कंट्रोल द बॉडी फंक्शंस ऑफ द हाइड्रा. नाउ इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सपोज इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में a little bit more developed nervous system is there where a brain is present along with a number of ganglia. Ganglia means group of nerves होती हैं and neural tissues are also there. ठीक है. अब इंसेक्ट्स में भी अगर हम कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच में थोड़ा स्पेशल टाइप का नर्वस सिस्टम होता है. जो ब्रेन है कहना चाहिए, नर्व्स दे आर नॉट लोकेटेड ओनली इन द हेड रीजन की बजाय जो पूरे नर्व्स हैं वो ईसोफेगस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं. ठीक है. तो नर्व्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल ईसोफेगस. तो सुप्रा ईसोफेजियल नर्व्स एंड इंफ्रा ईसोफेजियल नर्व्स इस तरह से इसमें डिवाइडेड रहता है. दैट्स व्हाई आपने सुना होगा कि इफ वी कट द हेड ऑफ द कॉकरोच देन ऑल्सो इट कैन सर्वाइव फॉर 8 days. ठीक है. तो इफ यू वांट टू किल द कॉकरोच तो वी शुड मतलब हमें उसको कहाँ से मारना चाहिए, ईसोफेगस से, मतलब स्टमक रीजन पे उसको हिट करना चाहिए. देन इट विल डाई फास्ट. ओके. देन द वर्टिब्रेट्स की बात करें, दे हैव अ वेरी मच डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम. तो वी आर गोइंग टू डील विद द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. तो हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं. तो एज वी नो चिल्ड्रन, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, or we can also call it as nervous system, it can be categorized, है ना. इसकी 2 categories हैं. One is CNS, central nervous system, and PNS, that is peripheral nervous system. Central nervous system will consist of mainly 2 parts, brain and spinal cord. ठीक है. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. द नर्व्स आर एसोसिएटेड विद ब्रेन्स आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स एंड द नर्व्स विच आर एसोसिएटेड विद स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स. तो देयर आर अराउंड 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. ठीक है. देन PNS जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह रहे हैं, इट कंटेन्स मेनली नर्व्स. Now when we talk about nerve fibers की हम बात करें तो nerve fibers are again of 2 kinds, efferent nerves हैं और efferent nerves हैं. तो efferent nerves take impulses या carry impulses from tissues, या organs कह सकते हैं, से लेकर ये कहाँ जाएगा, इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. तो impulses are carried from tissues to central nervous system and efferent nerve fibers will carry impulses from CNS, that is central nervous system, से tissues या organs को supply करेंगे. That means impulses are traveling from tissues, from CNS to tissues or organs. वन मोर टाइप ऑफ नर्व इज देयर जिसको मिक्स्ड नर्व या रिले नर्व्स कहते हैं. तो वो दोनों का फंक्शन करते हैं. PNS की हम बात कर रहे हैं जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इट कैन बी अगेन डिवाइडेड इनटू 2 categories. One is somatic nervous system and another is autonomic. ठीक है. सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक. सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट, इट विल प्रोवाइड नर्व्स टू स्केलेटल. ठीक है. स्केलेटल सिस्टम को ये नर्व्स पहुंचाएगा. दैट मीन्स मसल्स, इट विल प्रोवाइड नर्व्स टू द मस्कुलर पार्ट ऑफ द. एंड ये वॉलंटरी भी है. ठीक है. हमारी ब्रेन इसको कंट्रोल करेगी. इट इज अंडर आवर कंट्रोल. तो ये फंक्शंस जो हैं ये वॉलंटरी फंक्शंस हैं. एंड
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स को नर्व सप्लाई करते हैं, इसलिए इनको हम कह सकते हैं स्मूथ मसल्स को नर्व्स प्रोवाइड करेंगे. Then again this autonomic nervous system can be divided into two categories. One is sympathetic nervous system. Sympathetic and parasympathetic. पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है. तो आपने देखा होगा जैसे भी हमने एग्जांपल लिया फिजिकल एक्सरसाइज का, फिजिकल एक्टिविटी, हम कुछ हाई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारी हार्ट बीट और हमारी मसल्स इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है. तो जब स्ट्रेस कंडीशन हम कह सकते हैं, सपोज कोई स्ट्रेस है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें हमारा हार्ट बीट का रेट इंक्रीज हो गया सपोज, ठीक है, दिस रेट ऑफ हार्ट बीट इज इंक्रीज्ड ड्यू टू सम स्ट्रेस, तो दिस विल बी कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कि चीज़ों को नॉर्मल डाउन करना है तो दैट विल बी द फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. तो हम कह सकते हैं कि इट मेंटेन्स मॉडरेट फंक्शंस को मेंटेन करता है. क्लियर? So in this way we can see that peripheral nervous system can be divided into two, somatic nervous system and autonomic nervous system. Then in the book also we can see the human nervous system is divided into two parts, central nervous system and the peripheral nervous system. CNS includes brain and the spinal cord, which is the site. तो ब्रेन जो है हमारी बॉडी के सेंटर में ही सिचुएटेड है, ऐसी स्पाइनल कॉर्ड भी जो हमारे बैकबोन के जगह पे नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं. तो इट इज़ द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल. वॉट एवर वी आर थिंकिंग या जो भी हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस दिखते हैं अकॉर्डिंग टू दैट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है. तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम है इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टिम्युलस, है ना, दो चीजें आपको याद रखनी है, एंड रिस्पॉन्स. तो स्टिम्युलस इज व्हाट? एनी चेंज इन एनवायरनमेंट. कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टिम्युलस. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टिम्युलस हमारी बॉडी का जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. तो रिएक्शन ऑफ द बॉडी is what? Response. So all the activities of stimulus and response are controlled by our central nervous system. Then PNS comprise of all the nerves of the body associated with the brain and spinal cord. They are of two kinds, afferent and efferent. Afferent nerve fibers transmit impulses from tissues to CNS and efferent will transmit impulses from the CNS to concerned पेरिफेरल टिश्यूज या ऑर्गन्स को वो सप्लाई करेगा. While the autonomic neural system will transmit impulses from CNS to the involuntary organs. ठीक है, ये involuntary organs को सप्लाई करेगा which have the smooth muscles. Then as I told you it can be autonomic nervous system is again divided into sympathetic and parasympathetic. One more part of autonomic nervous system is visceral nervous system. तो peripheral nervous system का एक और कैटेगरी है visceral nervous system which control visceral organs. तो it comprises whole complex of nerve fibers, ganglia and plexus. ये सब nerves के types हैं by which impulses travel from the central nervous system to the viscera. Viscera means जैसे हमारा intestine है, stomach है, liver है, ये visceral organs होते हैं. तो उससे CNS को impulses provide करेंगे. Now we'll study about the structure of neuron. ठीक है, न्यूरॉन जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं. फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? एल्वियोलाई है. फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नेफ्रॉन. तो सिमिलरली फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम इज न्यूरॉन. तो ऑलरेडी वी हैव लर्नड अबाउट इट इन 9th class also, but little bit in detail we will deal with it. तो न्यूरॉन
हमारा जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ऑल दीज पार्ट्स जो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन ओनली. तो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में. विल सी द डायग्राम ऑल्सो. डायग्राम इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, तो आप देख सकते हैं. Here. So what we see, neuron is the structural and functional unit of the nervous system. Here you can see the neuron has dendrites. ये branch structure जो दिख रहे हैं आपको, these are the dendrites which receive the signals. Signals जो भी message है जो sensory nerves लेकर आएंगी, तो the messages is received by the dendrite. Then this is the सेल बॉडी. ये जो सेल का जैसे नॉर्मल सेल में सेल बॉडी होती है, तो दिस इज द सेल बॉडी. इसको साइटॉन भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज साइटॉन. देन अ न्यूक्लियस इज देयर, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस इज देयर. देन निसल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल इन द साइटोप्लाज्म. देन वन ऑफ द इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो है न्यूरॉन में, इट इज एक्सॉन, जो कि इम्पल्सेस को ट्रैवल करने में काम करता है. डेंड्राइट्स व्हेन दे रिसीव द सिग्नल एंड व्हेन सिग्नल आर या इम्पल्सेस आर ट्रैवल्ड थ्रू द एक्सॉन. नाउ एक्सॉन हैज ए कवरिंग, एक तरह की कवरिंग देख रहे हैं आप यहाँ पे. ये माइलिनेटेड शीथ प्रेजेंट होती है, तो इट कवर्स द एक्सॉन. ये येलो पार्ट जो है एक्सॉन है, एंड दिस पर्पल कलर्ड जो बाउंड्री है वो माइलिनेटेड शीथ है. ठीक है. देन माइलिनेटेड शीथ एट सम प्लेसेस, ये कहीं कहीं पे नहीं भी है, तो दिस प्लेस वेयर माइलिनेटेड शीथ इज नॉट प्रेजेंट, उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर. नाउ वेयर द एक्सॉन इज एंडिंग, जहाँ पे एक्सॉन खत्म हो रहा है, उसको हम नर्व एंडिंग कहते हैं. ठीक है. दीज आर द नर्व एंडिंग. एंड दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है ये सिनेप्टिक नॉब है. दिस इज व्हाट, सिनेप्टिक नॉब. एंड सपोज इसी के आगे एक और न्यूरॉन होगा. सपोज न्यूरॉन के दे आर कंटिन्यूसली अरेंज्ड वन आफ्टर द अदर. तो फ्रॉम हियर सपोज वन मोर न्यूरॉन स्टार्ट्स, तो दिस गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स. क्या कहेंगे इसको, सिनेप्स. ठीक है. और या फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी कह सकते हैं. ओके. इट कंटेन्स सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, ये तीन इसके पार्ट हो गए. द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज. तो टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज जो प्रेजेंट है, द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड निसल्स ग्रैन्यूल्स. So you should know about all the parts. Short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body also contain Nissel's granule. तो यहाँ पे भी Nissel's granule present होंगे. And they are called dendrites. तो जो branched structure है, that is called dendrites. They receive the impulses. The axon is a long fiber. Each branch terminates as a bulb-like structure called as synaptic knob. तो end में क्या है, synaptic knob है, which possess synaptic vessels containing chemicals, neurotransmitters. अभी जब हम impulses कैसे generate होती हैं, कैसे travel करती हैं, transmission of impulses कैसे होता है, तो in that we will study about the neurotransmitters. So these are the chemicals which are released from these synaptic knobs. So the axons transmit nerve impulses away from the cell body. Cell body से होते हुए axon में जाता है, and then to the synapse or a neuromuscular junction. ठीक है. या तो यहाँ पे इसके आगे एक और न्यूरॉन होगा, और there may be a muscle after this neuron. Now based on the number of axons and dendrite, we can categorize the neurons into three types. So three types of neurons are there. You should know these types and you should know where these neurons are present. So underline them properly and understand it. So multipolar neuron with one axon and two or more dendrites, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो one axon and two or more dendrites are there. So that will be called as multipolar neuron, which are found in cerebral cortex. ठीक है, brain में present है. Bipolar neuron will be with one axon and one dendrite, only one dendrite and one axon. They are found in the retina of the eye. And unipolar with only one axon. ठीक है, cell body होगी and only one axon is there, no dendrite. They are found in embryonic stage.
So these are the three kinds of neurons. Now as you can see in this diagram, myelinated sheath is present which is protecting the neuron. So sometimes the myelinated sheath may be absent also. So based on the presence or absence of the myelin sheath, the neuron can be called as myelinated or non-myelinated. So two kinds of neuron again हो गए. The myelinated nerve fibers are enveloped with Schwann cells. ठीक है, Schwann cells दिख रहे हैं आपको myelinated sheath में. So these Schwann cells are present in myelin sheath, which form a myelin sheath around the axon. Now the gaps between, as I told you, the gaps between the two adjacent myelin sheath, बीच-बीच में break हो रहा है, so that gap is called nodes of Ranvier. So you have to remember all the structures, all the parts of the neuron. Myelinated nerve fibers are found in spinal and cranial nerves, and unmyelinated nerve fiber is enclosed by Schwann cell that does not form a myelin sheath. They are found in autonomous and somatic neural system. ठीक है, let's proceed further. तो ये तो हुआ structure के बारे में. This is the structure of. Now when we talk about एक्सॉन की हम बात समझे, अभी एक्सॉन और पूरा न्यूरॉन हमने समझा. तो एक्सॉन एक तरह से जो उसका सेल बॉडी है एक्सॉन का, उसको हम ऐसे शो कर सकते हैं. ठीक है, अब ये जो अंदर का पार्ट है एक्सॉन का, इसको हम एक्सोप्लाज्म कहेंगे. इट इज नोन एज एक्सोप्लाज्म. जैसे साइटोप्लाज्म होता है, दिस इज एक्सोप्लाज्म. तो एक्सॉन के आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. ठीक है, इन नॉर्मल पोजिशन व्हेन वी आर नॉट रिसीविंग एनी स्टिमुलस. कोई हमें मतलब हम रेस्टिंग स्टेज पे हैं, कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा है, नो इन्फॉर्मेशन इज बीइंग ब्रॉट टू अस. So at that resting stage, the axon is positively charged from outside. Outside की तरफ membrane जो है उसके बाहर की तरफ positive charge होगा और अंदर की तरफ negative charge होगा. ठीक है. Now outside the membrane there is more sodium ions ज़्यादा present होंगे, अंदर की तरफ potassium ions are more. ठीक है, सोडियम ज़्यादा है यहाँ पे और अंदर पोटेशियम ज़्यादा है. तो ये नॉर्मल स्टेज की हम बात कर रहे हैं. तो दीज ऐसे आयन चैनल्स होते हैं. देयर आर सर्टेन आयन चैनल्स प्रेजेंट लाइक सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस. तो जब हम रेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस. तो ये एक्सोनल जो मेम्ब्रेन है एट द रेस्टिंग पोजिशन इट इज less permeable to sodium ions and more permeable to potassium ions. ठीक है, तो एक बात ये याद रखनी है. Similarly, the membrane is impermeable to negatively charged protein. ये negatively charged protein को नहीं आने देगा. Consequently, the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium ions. अंदर किसका concentration ज़्यादा है? potassium ions का, और बाहर sodium ions का ज़्यादा है. तो अंदर की तरफ सोडियम कम है, पोटेशियम ज़्यादा है. इन कॉन्ट्रास्ट आउटसाइड की बात कर रहे हैं. द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन्स अ लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम. ठीक है, तो क्या होगा व्हेन कंसंट्रेशन इज मोर एट वन प्लेस एंड लेस एट अनदर प्लेस, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है. तो दिस ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज फॉर्म्ड. तो दीज आयनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पंप. तो अभी हम देखेंगे किस तरह से सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस का एक्सचेंज हो पाता है. तो दिस इज व्हाट नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप विच ट्रांसपोर्ट्स. ये याद रखना है आपको कि 3 तो सोडियम आउटवर्ड्स एंड 2 पोटेशियम इनटू द सेल. ठीक है, ये इस तरह से सोडियम पंप में ये वर्क करता है. As a result, outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge. तो हम ये देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला पार्ट जो बाहर वाला पार्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये वही है जो अभी मैंने ड्रॉ किया था. एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड का पार्ट है, ये इनसाइड, ये आउटसाइड. अब जनरेट कैसे होंगी, इम्पल्सेस कैसे जनरेट होती हैं वो देखते हैं. तो व्हेन एट वन साइड इट इज पॉजिटिवली चार्ज और अंदर की साइड नेगेटिवली चार्ज है, तो ये जो कंडीशन होती है ये कहलाती है पोलराइज्ड. इसको हम कहेंगे पोलराइज्ड कंडीशन.
तो therefore it is polarized and the electrical potential difference, इसको मार्क कर लीजिए इसी तरह, the electrical potential difference across the resting plasma membrane is called resting potential. तो when the resting position में क्या होगा, जो electric potential difference है between across the plasma membrane, resting plasma membrane में जो potential difference develop हुआ है, this is called resting potential. ठीक है, अब जनरेट होगा कैसे, हम उसका मैकेनिज्म समझेंगे. तो व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड, स्टिमुलस मान लो ये मेम्ब्रेन में कोई सा स्टिमुलस, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ हमें दिखती है या कुछ गर्म लगता है, कुछ ठंडा लगता है, एनीथिंग, एनी स्टिमुलस, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट इज रिसीव्ड. तो क्या होगा, देखो, व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट, मतलब यहाँ पे हमने कोई सा भी स्टिमुलस अप्लाई किया, तो यू कैन सी फिगर 21.2 पॉइंट ए दिया हुआ है वहाँ पे, ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, पोलराइज्ड कंडीशन में थी अभी, द मेम्ब्रेन एट साइट ए बिकम फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयंस. तो क्या होगा, सोडियम आयंस के लिए कैसी हो जाएगी, फ्रीली परमिएबल हो जाएगी. तो जब ये फ्रीली परमिएबल है तो हम ये ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज ये एक्सॉन है, इसमें ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, दिस इज द नर्व. तो ये यहाँ से सोडियम आयंस अंदर आ सकते हैं. ठीक है, तो जैसे ही स्टिमुलस मिलता है, it leads to the it becomes freely permeable to sodium ions. This leads to a rapid influx of sodium ions followed by the reversal of polarity. जैसे ही sodium ions अंदर आते हैं, इसकी polarity रिवर्स हो जाती है, मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में हो जाता है. दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड द इनर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है, तो ये पोलैरिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई. द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज दस रिवर्स्ड एंड इस कंडीशन को हम कहेंगे डीपोलराइज्ड. डीपोलराइज्ड हो गया ये. ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब ये तो था रेस्टिंग पोटेंशियल, अब हम इलेक्ट्रिक एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं. तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल. तो व्हेन स्टिमुलस इज रिसीव्ड तो क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस इज नोन एज नर्व इम्पल्स. अब कंडक्शन कैसे होगा, ये तो हुआ जनरेशन. कंडक्शन की बात करें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है ये आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं. द एक्सॉन, जैसे साइट बी की बात करें तो बाहर की साइड जो ये पॉजिटिव चार्ज B टू A मूव करेगा एंड इनर साइड में A टू B मूव करते हैं. तो एज द इम्पल्सेस या जैसे जैसे स्टिमुलस रिसीव होता है तो इम्पल्सेस आर ट्रेवलिंग बाहर की तरफ, तो B टू A एंड इनसाइड A टू B. तो इन दिस वे द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस इज ट्रेवल्ड अलोंग द एक्सॉन एंड इट रीचेस अप टू द सिनेप्टिक नॉब. तो ये सिनेप्टिक नॉब तक पहुंचता है.